एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त डायनेस्टी की। गुप्ता वंश की शुरुआत करने से पहले हमें ये बताओ, पीछे इमेज में आपको कॉइन दिख रहे हैं क्या? इस इमेज में आप कुछ देख पा रहे हैं? इमेज में किसी का चित्र ऐसा दिखाई दे रहा है? चले पीछे अगर देखें तो कलर से तो लग रहा है कि गोल्ड कॉइन होगा, और इस वाले पे इमेज देखें तो लग रहा है कोई फीमेल कैरेक्टर है, ये कोई मेल कैरेक्टर दिखाई देता है। और यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई गॉडेस है जो बैठी हुई दर्शाई गई है। तो ये एक ही सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, यानी कि एक ये वाला साइड है और एक इसका बैक साइड ये है। फ्रंट में मेल और फीमेल छपे हुए हैं। ये राजा रानी है, इसलिए सिक्के का नाम राजा रानी है, जो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्टार्ट किया गया। यानी कि कुछ कॉइन्स हैं जहां से हमें गुप्त डायनेस्टी या गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कुछ पुराण भी है, जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, यहाँ से भी जानकारी मिलती है। कुछ लेख अभिलेख भी है जहां से जानकारी मिलती है। चले तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुप्त वंश की जानकारी मिलती कहाँ से है, फिर उसमें कितने राजा थे, राजाओं से क्या प्रश्न बनता है, उसकी चर्चा करेंगे। आई तो देखिए जरा, गुप्त को कई लोगों ने वैश्य, कई ने क्षत्रिय, कई ने ब्राह्मण कहा है। अब AR चौधरी की बात करें तो वो कहते हैं ब्राह्मण है। वासुदेव उपाध्याय जी की बात करें तो वो कहते हैं क्षत्रिय है। कृष्ण स्वामी जी की बात करें तो वो कहते हैं वैश्य है। अब इतने ज्यादा मतभेद होने की वजह से ये किस वर्ण से बिलोंग करते होंगे, इस पे चर्चा नहीं की जाती, ना प्रश्न आते हैं। आगे चले कि और जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो देखें कोई लिटरेरी सोर्सेस हो सकते हैं, यानी कोई लिखित साक्ष्य मिले होंगे, है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, या कोई फॉरेन डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि कोई यात्री आया, उसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा और उसमें इनकी जानकारी दी। तो अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मुद्रा राक्षस और कालिदास की जो भी रचनाएं हैं, टेक्स्ट हैं, उनमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं, तो आर मंजूश्री का मूलकल्प है, बस बंधु चरित्र है, जिससे जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश लगभग 250 वर्षों तक रहा और उसने खूब आर्किटेक्चर और जितना कल्चर है उसको बढ़ावा दिया, इसलिए इस टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड कहा गया। विदेशी विवरण की बात करें तो फायान, ह्वेनसांग, अलबरूनी, इनकी किताबों में भी जानकारी देखने को मिलती है। चलिए ये तो हमने देख लिया कि कौन से साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेस यानी लिखित। अब बात कर लेते हैं शिलालेख और अभिलेखों की, यानी कि स्टोन इंस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं से मिले हैं जिसमें गुप्त वंश की जानकारी दी जाती है। जैसे बात करें बेलसर अभिलेख में, तो इसमें स्कंद गुप्त की जानकारी है, एरड़ में भानुगुप्त की है, और बेलसर में स्कंद की नहीं, बेलसर में कुमार गुप्त की जानकारी है। बात करें भीतरी अभिलेख में, उसमें स्कंद की जानकारी है। एरण की बात करें तो एरण अभिलेख में भानुगुप्त की जानकारी मिलती है, और प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो उसमें समुद्रगुप्त की। चले तो जो हमने आपको बोला है वो एक बार यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ से किसकी जानकारी मिल रही है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, स्कंद गुप्त की भीतरी अभिलेख से, कुमार गुप्त की बिलसर अभिलेख से, और भानुगुप्त की एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख सागर जिला है, एक मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसी के नजदीक पाया गया है, जिसमें सबसे पहले सती प्रथा होने के उल्लेख भी मिलते हैं। चलो ये तो हमने जाना कि जानकारी कहाँ से मिली है, ये हम आपको याद भी करा देंगे। जैसे मुझे याद है कि दिमाग में ऐसे बिलसर आए तो हमें समझ लेना है कि कुमार की बात हो रही है, भीतर आए तो समझ लेना है स्कंद की बात हो रही है। प्रयाग प्रशस्ति तो वैसे ही इतनी ज्यादा फेमस है कि इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, 3-4 बार सुनोगे तो वैसे याद हो जाएगा। इस वंश में टोटल 16 शासक हुए हैं, और सबसे पहले इसमें रहे श्रीगुप्त और सबसे अंतिम रहे विष्णुगुप्त। लेकिन बात यह है कि मौर्य के बाद गुप्ता एकदम से कहां से आई, इसकी चर्चा करते हैं। तो गुड मॉर्निंग जी, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलें जी, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो गुप्त वंश हम पढ़ रहे हैं, ये गुप्त वंश आया कहां से। कहीं तो काम करते होंगे ये। तो मौर्य वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद उत्तर मौर्य काल शुरू हुआ, जिसमें शुंग आए, कड़व आए, सतवाहन आए, है ना। हिंद यवन शासक हैं, कुषाण वंश जिसे बोलते हैं, उनकी भी एंट्री हुई। तो जब हिंद यवन शासक की एंट्री हुई ना, उनके यहाँ पर सामंत का काम क्या करते थे। अब ये सामंत प्रथा क्या है समझ लेते हैं। जैसे मान के चलते कि हम राजा हैं, हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति काम करता है, मैंने उसको एक जमीन दे दी कि भाई साहब इस एरिया को तुम्हें मैनेज करना है, यहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा वो हमें देना है, उसमें से कुछ परसेंटेज तुम्हारा होगा। तो वो व्यक्ति कौन है, सामंत है, जो किसी एक क्षेत्र का हमने क्या बना दिया, एक तरीके से राजा बना दिया है, लेकिन है हम ही राजा,
वो केवल उस क्षेत्र को देखेगा और रेवेन्यू हमें ला करके देगा। तो ये सामंत के तौर पर काम करते थे कुषाणों के यहाँ। अब बात ये है कि कुषाण कहाँ से आए, तो चले, इसलिए हमने कहा गुप्त वंश शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि गुप्ता की जानकारी तो हमें बहुत सारी जगह से मिली, लेकिन ये गुप्ता सामंत थे कुषाणों के, ये भी जानकारी मिलती है। तो हम एक नजर फटाफट से कुषाण वंश पर डालेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश की। ठीक है जी, आ जाओ। तो जैसा मैंने कहा कि गुप्ता वंश आए कहाँ से, ये समझने से पहले हमें समझना होगा कुषाण का। तो हमने टाइम बचाने के लिए यहाँ थोड़ा सा मैप पहले से ही बना लिया था। चलो तो हम थोड़ा सा कुषाण वंश को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें तो ये हम हिमालय वाला रीजन देख रहे हैं। ये नीचे जो है ये वाटर बॉडी है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, नीचे हिंद महासागर, इधर हम अरब सागर देख रहे हैं। अब अगर किसी को बाहर से इन्वेड करना है इंडिया को, इंडिया में एंट्री करनी है, तो ये रास्ते तो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वाले रास्ते भी ठीक नहीं है। म्यांमार वाले साइड से भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर भी पूर्वांचल वाला एरिया पड़ता है, नीचे वाटर बॉडी पड़ रही है। यानी कि अगर चाइना से कोई भारत की ओर आ रहा है तो भी उसे इधर से ही आना पड़ेगा, यूनान से आ रहा है तो भी आना पड़ेगा, अफगान से आ रहा है तो भी, अरब से आ रहा है तो भी, पर्सिया से आ रहा है तो भी। इसीलिए ज्यादातर अटैक जो है वो हमेशा इधर वाले एरिया से हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं चीन से। तो चीन में एक कबीला रहता था जिसका नाम था यूची कबीला या हयूची। हयूची कबीले वाले आए अफगानिस्तान की ओर और यहां आकर के इन्होंने अपने घर बसाना शुरू कर दिए। अब बेसिकली ये लोग खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश का मतलब ये जहां खाना मिला वहीं रुक गए और खाना खत्म तो आगे चल दिए। ठीक है, तो खाना बदोश वाली इनकी लाइफस्टाइल चल रही थी। लेकिन जब ये यहाँ आए तो यहाँ इन्होंने अपने क्या बना लिए, घर बना लिए और तय किया कि अब हम खाना बदोश वाली जिंदगी नहीं जिएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे। जो लोग यहाँ रुके उनको कहा गया लघु यूची, लघु यूची। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हम ठहरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो अब वो यहां से एंटर कर रहे हैं भारत की ओर। अच्छा, पहले तो उन्होंने यहीं पे अपना बसाया सब कुछ, जो पेशावर है, लिख देते इसका नाम पेशावर। और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर होते हुए मथुरा तक फैले। कहां तक? मथुरा तक। जो भारत की ओर आए इन्हें कहा गया महान हयूची, क्योंकि इन्होंने अटैक करना तय किया था। तो जो अंदर तक आए भारत के उन्हें क्या कहा गया? महान हयूची कहा गया। यानी कि यूची कबीले दो भागों में डिवाइड हुए, एक लघु और एक महान। महान भारत की ओर आए और जो भारत की ओर आए वो बने कुषाण वंश। ठीक है, तो ये जो वंश अंदर आया इसका नाम क्या पड़ा? कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश बना। मैंने पेशावर और मथुरा इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कुषाण वंश की कैपिटल हुआ करती थी पेशावर और मथुरा। ठीक है जी, चलो हमने ये देख लिया कि कुषाणों की एंट्री चाइना से होती हुई आई है। इसलिए कई बार पूछ लेते हैं कि कुषाण कहाँ से आए या किस कबीले के थे, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने कहा यूची कबीले के थे। अब जब भारत आए तो कोई पहला व्यक्ति होगा जिसने इस वंश को स्थापित किया होगा। चले तो उस व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं जरा, जो पहला व्यक्ति आया उसका नाम था कुजुल कड़फिसेस। यानी कि जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश, इसका संस्थापक कौन हुआ, फाउंडर कौन हुआ? तो हम कहेंगे द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। इन्होंने बहुत ज्यादा काम धाम नहीं किया। कुजुल कड़फिसेस ये पहले नंबर पे आए। दूसरे नंबर पे आए जिनका नाम पड़ा बिम कड़फिसेस। बिम कड़फिसेस। और बिम कड़फिसेस जो है ये है शैव धर्म को मानते थे। यानी किसकी पूजा करते थे? शैव धर्म को। तो ए पॉइंट याद रखेंगे शैव धर्म, बी पॉइंट याद रखेंगे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, यानी कि प्योर गोल्ड कॉइन स्टार्टेड बाय बिम कड़फिसेस। शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाना शुरू किए। सोने के सिक्के। तीसरी, इन्होंने क्या काम किया? मथुरा तक एक्सटेंड कर लिया, यानी कि मथुरा तक राज विस्तार इन्होंने कर दिया। लेकिन राजधानी इन्हीं के टाइम पर बन चुकी थी। तो हम लिख देते हैं कि इनकी राजधानी क्या चल रही है?
राजधानी पेशावर, और पेशावर को बोला जाता था पुरुषपुर। अगर पुरुषपुर आ जाए तो समझ जाना, ठीक है। कुषाण का क्या मीनिंग होता है कृष्णा, बिल्कुल बात करेंगे इस पे, ठीक है। मैं जरा ये पॉइंट लिख दूं आपके लिए, आ जाए डी पे आते हैं। तो शैव धर्म, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए इन्होंने, राजधानी इन्होंने पेशावर बना दी, मथुरा तक राज्य विस्तार, यानी कि इन्होंने अपनी टेरिटरी जो है वो मथुरा तक फैला दी थी। अब यह एक शब्द आ रहा है शुद्ध सोने के सिक्के, तो अगर ये प्रश्न बने कि भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो हम याद रखेंगे कुषाण वंश, और कुषाण वंश को हिंद यवन शासक के नाम से जाना जाता है, हिंद यवन शासक। इसलिए अगर कभी ऑप्शन में ये आ जाए कि हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के सबसे पहले चलवाए, तो हम कहेंगे हाँ जी, क्योंकि कुषाण वंश को ही हिंद यवन शासक भी कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में इंडो यूनानी, हिंद इंडो के लिए हो गया, यूनानी यवन के लिए हो गया, तो इंडो यूनानी रूलर रहे जिन्होंने सोने के सिक्के भारत में चलाना शुरू किए थे। जब ये भारत आए तो भारत में आकर के इन्होंने कुछ और चीजें भी देखी, जैसे मथुरा तक जब इन्होंने टेरिटरी एक्सटेंड किया तो पाया कि मथुरा में एक कला चलती है, जिसे मथुरा कला के नाम से जाना जाता है। जैसे मूर्ति का एक आर्किटेक्चर होता है, आपने देखे होंगे कि किसी का घर देख के हम ये बोल देते अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग हो, या देख के ऐसा लग रहा है कि मुगलों के जमाने की बिल्डिंग हो। तो कैसे पता चल जाता है, आप बताएं। जैसे आपने कोई भी मूर्ति देखी या आपने कोई भी घर देखा, तो वो घर देख के कैसे पता चल रहा है कि ये मुगल के जमाने का है। जैसे मान के चलो तुमने देखा ताजमहल, और ताजमहल देख के दिमाग में आया कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कला की इमारत है। कैसे, क्या मतलब क्या देखते हो उसमें, क्या क्या देख के पता चलता है कि ये मुस्लिम कला है या हिंदू कला है, बताएं, ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। बताइए जी, क्या चीज देख के ये आइडिया लग जाता है कि ये इस टाइम पीरियड की रही होगी। स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट, मीनार, गुंबद, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। हाँ, अब देखो आपने क्या देखा, गुंबद देख लिए है ना, एक तो लगा गुंबद बने तो मुस्लिम कला होगी। स्ट्रक्चर देख के, ऐसे ही मूर्तियों का स्ट्रक्चर देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये मूर्ति गांधार कला की है या मथुरा। तो भारत में पहले मथुरा कला चला करती थी, उसके बाद में उसी कला को और इन्हांस कर दिया, उसमें और फिनिशिंग डाल दी गई, और उसको रख दिया नाम क्या, गांधार कला। गांधार कला, और गांधार कला में फिनिशिंग ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको कोई एक इमेज दिखाती हूँ, है ना। फिर किसका प्रश्न था ये, कृष्णा, तुम्हारा भी बताएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं जरा बाहर, और यहाँ पे हम कोई भी गौतम बुद्ध की मूर्ति सर्च कर रहे हैं। मैंने कोई भी अभी स्ट्रक्चर का नाम नहीं डाला है, केवल एक गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्धा का कोई भी एक इमेज सर्च करते हैं, यहाँ आते हैं। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं, आई होप सो कि आपको थोड़ा क्लीन दिखाई दे। ठीक है, हम इसको करते हैं जूम। अब देखो, एक मूर्ति ये भी और भी मूर्ति होंगी। इस मूर्ति को देख करके हम ये बता सकते हैं ये मथुरा कला की है या गांधार की है। कैसे, देखें यहाँ पे ये जो इन्होंने वस्त्र डाल रखे हैं अपने ऊपर, आप इसमें देख पा रहे हो कि कितनी मतलब फिनिशिंग के साथ में ना इन्होंने प्लेट्स बनाई हुई हैं। एकदम से आपको लाइन दिख रही होंगी बाकायदा में, है ना। कमल के जो पत्ती बनाई, कितनी शार्पनेस दिखाई दे रही है कि जैसे रियल इसमें पत्ती हो, है ना। हर चीज में आपको शार्पनेस दिख रही होगी। ये गांधार कला है। अगर हम मथुरा कला देखें, अब इसमें देखो कोई मथुरा अगर ऑनलाइन अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो हम सर्च करके बताते हैं आपको।
गौतम बुद्ध की ज्यादातर मूर्ति गांधार कला में ही देखने को मिली है और सबसे पहली मूर्ति जो थी वो मथुरा कला में थी। अब मथुरा कला मिल जाए वो बहुत है, क्योंकि ज्यादातर मूर्ति गांधार कला की ही देखने को मिलती हैं। यहाँ जितनी भी मूर्ति हैं सारी गांधार की हैं, तो हम यहाँ मथुरा मेंशन कर लेते हैं। ये लो, वो सर्च ही नहीं कर रही, एक सेकेंड। अब जैसे देखो ये वाली मूर्ति है, ये गांधार कला में है, ठीक है। कोई और हो, ये मथुरा कला की है, ये मथुरा कला की है। जैसे इसको मैंने ओपन किया, अब इसे हम जूम करते हैं। अब आप इसे देखो, अरे भाई चलो कोई नहीं, इसमें देख लो, ये भी मथुरा कला की है। तो आप देखोगे कि ये गांधार मिक्स है। ये आप देखोगे फिनिशिंग नहीं है, कपड़े पे जो सलवटें हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं आई हैं। तो आर्ट भारत के अंदर मथुरा चला करता था और इसको इनहांस कर दिया और नाम पड़ गया गांधार। चलो, तो हमने ये देखा कि कुषाण वंश जब आए तो उन्होंने गांधार कला का चलन शुरू किया। अब इसका प्रश्न देख लें कि कुषाण का मीनिंग क्या होता है। देखो, कुषाण का कोई मीनिंग नहीं होता। ऐसे आप अगर कोई भी नाम रख लो और गूगल पर सर्च करोगे ना, तो नाम का मीनिंग निकाल के देगा ही देगा कि शब्द का ही मीनिंग होता है। पर यह कुषाण शब्द आया कहाँ से? तो ये यूची या हयूची जनजाति है। तो हयूची जनजाति जिस एरिया में रहा करती है, जैसे बहुत बड़ी जनजाति, फिर उनके अंदर बहुत सारी जनजाति आती है। जैसे कि एक जाति हो गई और जाति के अंदर कई सब टाइटल आप देखते होंगे। जैसे कि अगर ठाकुर है तो उनके अंदर भी कई ठाकुर होते होंगे, या अगर ब्राह्मण है तो उनके अंदर भी बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, है ना। जैसे कनकुब जो हो गए, इस तरीके से। तो इसके अंदर कशुष्वाड़ करके लिख देते हैं, श्रीवाड़, बड़ा अजीब सा ही नाम है। ये एक जनजाति आया करती थी, इसी जनजाति का नाम कशुष्वाड़ आगे जाकर के बन गया कुषाण। क्या बना? कुषाण। और इन्होंने अपने वंश का नाम रखा कुषाण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि नाम का मीनिंग नहीं है, ये जनजाति का नाम हुआ करता था, उससे निकाल करके कुषाण नाम रखा हुआ है। मैम सारनाथ में मथुरा कला की स्टैचू नहीं, सारनाथ में जो मूर्ति है वह गांधार कला की है। ठीक है, जो लगभग 25 मीटर हाइट की बनाई गई है बोधगया में। अच्छा, सारनाथ पूछ, ठीक है, मैंने बोधगया बोल दी। सारनाथ में जो मूर्ति है वो भी गांधार कला की है। बोधगया में है जिसकी हाइट 25 मीटर है, वो भी क्या कहते हैं, गांधार कला की है। पर ऐसा नहीं कि बोधगया में सारी मूर्ति गांधार में, नहीं, और भी जो मूर्ति है पुरानी वो मथुरा कला में है। ठीक है, चल। अजंता एलोरा गुफाएं हैं, ये लगभग दूसरी और तीसरी शताब्दी के आसपास में बनाई गई थी। यहाँ पर 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें 17 जो हैं वह हिंदू धर्म को दर्शाती हैं, 12 गुफाएं जो हैं वह बौद्धिज्म को दर्शाती हैं, और लगभग 5 गुफाएं जो हैं वह जैन धर्म को दर्शाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि गुफा मंदिर है जिसमें अलग अलग धर्म को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है शिवा, महाराष्ट्र में पड़ती हैं ये अजंता एलोरा की गुफाएं। आए जी, तो ये किसका प्रश्न था? कृष्णा का। आई थिंक उसको ये क्लियर हुआ होगा कि कुषाण का कोई नाम नहीं है, ये एक जनजाति से निकला हुआ है। आ जाओ आगे चलते हैं जल्दी से। भीमकड़वी से इसके बाद में इनका जो एक मैन राजा है वो आता है, जिसका नाम है कनिष्क। ठीक है, क्या है? कनिष्क। तो कनिष्क से फटाफट से क्या प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। कनिष्क का जन्म 78 AD में हुआ था, इसीलिए जो कनिष्क हैं उन्होंने एक संवत, एक कैलेंडर चलाया जिसे शक संवत कहा गया। कैलेंडर आज भी फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो हम यही याद कर लेंगे कि जो कनिष्क है इसने क्या चला दिया था? शक संवत। शक संवत 78 AD से शुरुआत है। क्यों? क्योंकि इसका जन्म हुआ था। इसका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 127 से लेकर के 151, पर ज्यादा लोड नहीं लेना है। इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी और पुरस्पुर से राजधानी ले आए मथुरा। कहां ले आए? मथुरा। सभी को पता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा को मानते थे, महायान। इसीलिए इन्होंने गौतम बुद्ध को ईश्वर कहा, इन्होंने बुद्ध को देवता कहा या देवता माना?
देवता माना या कहा। चल, कनिष्क ने जो रेशम मार्ग है जिसे सिल्क रूट कहते हैं, जो चीन से लेकर के रोम तक जाता है, तो उस पर कब्जा कर लिया था। रेशम मार्ग पर कब्जा। इसने अपने ही नाम से कनिष्क स्तूप बनवाया, स्तूप बनवाया। और कहाँ बनवाया ये बनवाया इसने पुरुषपुर में, पुरुषपुर यानी कि पेशावर। इसने सिरकप और कनिष्कपुर नाम से नगर भी बसाए थे। सिरकप बसाया था जो तक्षशिला के पास था, और कनिष्कपुर था ये जम्मू कश्मीर में। तो 2 नगर भी इसके द्वारा बसाए गए थे। आगे देखें, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सिरकप और कनिष्कपुर बसाया, कनिष्कपुर नगर बसाए, नगर बसाए। इसने चौथी बौद्ध संगति करवाई। इसी के टाइम पर हीनयान महायान हुआ। ये हम बौद्धिज्म में पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ नीड है नहीं है पढ़ने की। और इसके टाइम पे कुछ विद्वान रहा करते थे, यानी कि इनके दरबार में रॉयल पोएट रहते होंगे, आर्किटेक्ट रहते होंगे, इंजीनियर रहते होंगे, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखें, दरबारी विद्वान की बात करें तो कौन कौन रहे, जल्दी से देखें जरा। पहले नंबर पे इनके टाइम पर चरक रहा करते थे, जिन्होंने लिखा चरक संहिता, और ये डॉक्टर थे भाई साहब, चरक संहिता। दूसरे इनके टाइम पर अश्वघोष रहा करते थे। अश्वघोष ये बौद्धिज्म को मानने वाले थे, इसलिए इन्होंने बुद्ध जी के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन के बारे में दिया है जैसे रामायण में, इसलिए इसे कहा गया बौद्धों की रामायण, बौद्धों की रामायण कहा गया। तीसरे नंबर पे देखेंगे, इनके टाइम पर नागार्जुन रहते थे। नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। चले जी, कनिष्क के बाद में आते हैं वशिष्ठ। तो इनके बाद बारी आती है वशिष्ठ की। वशिष्ठ के बाद बारी आती है होविस्क की। होविस्क की, होविस्क के बाद अगेन से आते हैं बीच में कनिष्क, फिर आते हैं वसुदेव या वासुदेव। वासुदेव के बाद फिर से कनिष्क आते हैं, कनिष्क के बाद फिर से वासुदेव आते हैं, और ये बनते हैं अंतिम शासक, अंतिम शासक। अब यहां पे देखो, वशिष्ठ होविस्क तो एक बार है, कनिष्क एक बार आ चुका है, ये दूसरी बार आ रहा है तो यहाँ द्वितीय हो जाएगा, ये तीसरी बार आ रहा है तो यहाँ पे तृतीय हो जाएगा। ऐसे ही वासुदेव ये प्रथम होंगे और ये वासुदेव द्वितीय होंगे, जो इस वंश के अंतिम शासक बनेंगे। इस वंश में हमें बस इतना याद रखना है कि कनिष्क ने क्या क्या काम किए, उनके टाइम पे विद्वान कौन कौन रहते थे, और इन्हीं के यहाँ पर श्रीगुप्त सामंत के तौर पर काम करते थे। और फिर उन्होंने खुद को क्या कर लिया, इनसे अलग कर लिया, अभी आजाद नहीं हुए हैं, अलग कर लिया है और अपना एक वंश बना दिया जिसको कहा गया गुप्त वंश। ठीक है जी, तो गुप्त वंश कहाँ से निकला है, कुषाण से निकला है। मैम अंतिम शासक वासुदेव था ना, वासुदेव द्वितीय बेटा, 2 है इसमें। ठीक है, तो मैंने सारे यहाँ शासकों के नाम क्रम से लिख दिए हैं। चलो जी, आओ फटाफट से हम आपको गुप्ता के पास ले चलते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी में मैंने कहा कि यहाँ पर लगभग 16 शासक हुए हैं, लगभग 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है 8 इधर है। ठीक है, जिसमें हमें श्रीगुप्त के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक। इसलिए एक पता होना चाहिए विष्णुगुप्त। क्यों? क्योंकि इस वंश के अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम, प्रथम कह रहे सॉरी समुद्रगुप्त, और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और पता होना चाहिए कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। क्यों? क्योंकि इन्होंने नालंदा बनवाया था, नालंदा की स्थापना की थी, इसलिए ये फेमस है।
चलें तो हम एक एक करके जो जरूरी राजा हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक हुए और साथ ही साथ इन्होंने महाराजाधिराज नहीं, महाराजा टाइटल लिया था। इस वंश के राजाओं ने टाइटल बहुत लिए हैं, तो टाइटल पता होना चाहिए। महाराजा नाम से इन्होंने टाइटल ले लिया, लेकिन ये ज्यादा चले नहीं। इनके बाद इनके पुत्र घटोत्कच आए, जिन्हें कांच के नाम से जाना जाता है, ये भी हिट नहीं हुए। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, और चंद्रगुप्त प्रथम ने आकर के कुछ काम धाम शुरू करवा दी। जैसे कि इन्होंने 319 और 20 में गुप्त संवत चलवाया, यानी कि गुप्त नाम से कैलेंडर चलवा दिया, गुप्त संवत। और इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह कर लिया। लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह, राजकुमारी से विवाह कर लिया, ये काम। दूसरा, इन्होंने खुद को स्वतंत्र किया, तो पहले स्वतंत्र शासक बने इस वंश के, पहले स्वतंत्र शासक। और स्वतंत्रता लेने के बाद इन्होंने एक टाइटल लिया जिसे कहा गया महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। और टाइटल इसलिए लिया जाता था ताकि जनता और दूर दूर तक राजाओं को पता चल सके कि हमने खुद को आजाद कर लिया है। तो महाराजाधिराज की इन्होंने क्या ले ली, उपाधि धारण कर ली। और क्या कर दिया इन्होंने, जब स्वतंत्र हुए तो राजा रानी नाम के सिक्के चलाए, राजा रानी नाम के सिक्के, जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। और ये आगे जाकर के कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त ने भी फॉलो किया, यानी अपनी पत्नियों के जो चित्र हैं वह सिक्कों पर गुदवाए और राजा रानी नाम से सिक्के चलवाए। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त हिट नहीं होते, चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर आते हैं। हम थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। इस वंश के ये भी काफी हिट शासक रहे हैं, जो शिवजी को मानते थे, यानी शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म नहीं होता, शैव बेसिकली संप्रदाय होता है, तो शैव सेक्ट को माना करते थे। कहते हैं जहां आज ताजमहल बना है वहां इनके द्वारा पहले ताज महोले नाम से एक मंदिर बनवाया गया था। ये काफी विवाद में रहता है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने बता दिया कि ताज महोले इनके द्वारा बनवाया गया था, ऐसी चर्चा की जाती है। यानी कि इतने बड़े शिव भक्त थे कि इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया। समुद्रगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यानी कि कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है अश्वमेध यज्ञ से कि टेरिटरी एक्सटेंड की है इन्होंने। टेरिटरी एक्सटेंड करने के लिए एक यज्ञ किया जाता था जिसे अश्वमेध बोलते थे, जिसमें घोड़े पर अपने यहाँ का झंडा बांध के उसको दौड़ाया जाता था, और जहां तक दौड़ेगा उसका कोई विरोध ना करे, जहां तक उसको रोका नहीं जाए, वहां तक का क्षेत्र राजा का। और जिसने रोका, मान के चलते कि मैंने अश्वमेध यज्ञ कराया और हमारे यहाँ से घोड़ा गया है भाई साहब, और सामने वाले की टेरिटरी में घुस गया वो, तो अगर उसने रोका तो उसको हमसे युद्ध करना होगा, और जो भी जीतेगा उसका वो क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम जीते तो हमारा, और अगर वो जीता तो उसका तो वो था ही। ठीक है जी। तो क्षेत्र विस्तार करने के लिए, टेरिटरी एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने क्या कराया, अश्वमेध यज्ञ। इसलिए इनको अश्वमेध यज्ञ कर्ता बोला गया, यानी कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला। बीड़ा बजाने का बहुत शौक था, ये इनके सिक्कों पर दिखाया गया है, यानी इनका चित्र अंकित है जिसमें ये बीड़ा बजा रहे हैं। कविताएं बहुत अच्छी करते थे, इसलिए इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत पर अटैक करने वाले ये पहले राजा माने जाते हैं, और उन्होंने दक्षिण भारत के लगभग 12 शासकों को हरा दिया था। जब ये दक्षिण भारत का अभियान करने गए तो इनके सेनापति थे जिनका नाम था वीरसेन, और इनके साथ एक लेखक भी थे, इनके दरबारी कवि कह सकते हैं, जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन संस्कृत भाषा के कवि थे, और जब ये इन्होंने विजय किया तो इस विजय के बारे में इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा, और इस प्रयाग प्रशस्ति को आगे जाकर के एक इतिहासकार ने पढ़ा जिसका नाम था V.A. स्मिथ। जब V.A. स्मिथ ने पढ़ा तो उसने बोला, अरे यार ये तो बहुत बड़ा शासक है, भारत का नेपोलियन मान लो इसको, तो इतना ज्यादा इसने राज विस्तार कर दिया। तो भारत का नेपोलियन टाइटल दिया गया इनको V.A. स्मिथ के द्वारा। क्यों दिया गया? क्योंकि दक्षिण में जो विजय करी थी उसको, उसके बारे में लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख कहा जाता है, क्योंकि एक खंबे पर लिखा गया है। ये एक क्वार्टजाइट सैंडस्टोन का एक पिलर है जिसके ऊपर ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि उन्होंने कहाँ कहाँ राज विस्तार किया। तो समुद्रगुप्त बहुत अच्छे और बड़े शासक माने जाते हैं इस वंश के। इसके बाद इनके पुत्र रामगुप्त आते हैं, लेकिन वो हिट नहीं होते। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करते करते उज्जैन तक पहुंच जाते हैं और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं।
उन्हीं के उसी उज्जैन वाले दरबार में कालिदास भी रहा करते थे, और कालिदास जैसे 8 लोग और, यानी इन्होंने भी अकबर की तरह अपने यहाँ पर नवरत्न रख रखे थे। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह नवरत्न के लिए फेमस है, जैसे अकबर फेमस है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, यानी कि लिच्छवी ममाना हो गया एक तरीके से समुद्रगुप्त का, इसलिए समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी दोहित्र कहता था। दोहित्र बेटी के बेटे के लिए या बेटी के बेटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे मानो कि हम हैं, हमारा कोई बेटा हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो मायका रहेगा या हमारे मामा पापा जी का जो घर है वो पापा के लिए हमारा बेटा कैसे हो जाएगा, दोहित्र हो जाएगा। हम नवासा या नवासी कहते हैं तो हम दोहित्र शब्द यूज कर सकते हैं, इसलिए खुद को क्या कहता था, लिच्छवी दोहित्र कहता था। चले तो पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं इस वाले पॉइंट का, उसके बाद हम विक्रमादित्य के पास आएंगे। आइए, तो जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको लिखा भी मिलेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम पहले स्वतंत्र शासक थे, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि हरण की, और 319 और 320 के बीच में गुप्त संवत चलवाया था। आगे समुद्रगुप्त के बारे में जो बताया वो आपको लिखा भी मिलेगा कि ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले पहले राजा माने जाते हैं। सेनापति का नाम वीरसेन, दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की बहादुरी के किस्से प्रयाग प्रशस्ति में लिखे संस्कृत भाषा में, जिसे आगे जाकर के किसने पढ़ा था, V.A. स्मिथ ने। और फिर इन्होंने क्या कहा, ये तो भारत के नेपोलियन है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए अश्वमेध यज्ञ करता भी कहते हैं। ये बीणा बजाया करते थे, तो बीणा बजाते हुए सिक्कों पर इन्हें दर्शाया गया है। ये खुद को लिच्छवी दोहित्र कहते थे क्योंकि इनकी माता लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। इनका विवाह दत्त देवी से हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त ज्यादा चले नहीं, फिर आते हैं गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय। चलो देखे जरा, 2 रजत मुद्राएं चलाई क्योंकि शकों का बड़ा आक्रमण हुआ करता था। शकों को हराने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिसे रजत मुद्रा कहा गया। तो अगर कोई पूछे कि गुप्त वंश में कौन था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए सबसे पहले, तो नाम या तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा और नहीं तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय देखने को मिलेगा। आगे देखें, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और इनसे इनको प्रभावती नाम की पुत्री हुई। इसमें मैंने शायद नाम लिखा और लिखा है, प्रभावती नाम की पुत्री हुई, जिनका विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार से हुआ। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का संबंध वाकाटक वंश से है, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्यों, इनके दामाद लगते थे रुद्रसेन। तो प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। अपनी राजधानी उज्जैन बनाई और उन्हीं के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े विद्वान रहते थे। इन्होंने जब उज्जैन पर कब्जा किया तो एक टाइटल लिया जिसका नाम था विक्रमादित्य। तो हमने देखा श्रीगुप्त की जो टाइटल था वो थी महाराज की, चंद्रगुप्त प्रथम आए उसका टाइटल था महाराजा धीराज का, और चंद्रगुप्त द्वितीय आए तो उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा लिखित एक स्तंभ है जिसे मेहरौली स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो कुतुब मीनार परिसर में है। कहते हैं इसमें कभी जंग नहीं लगती, इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। इनके दरबार में चीनी यात्री आए जिनका नाम फायान था, और फायान ने अपनी एक किताब लिखी थी। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था फो कोकी। फो कोकी इनकी किताब का नाम है। ऐसे ही ह्वेनसांग की किताब भी है CU की। चला जी, चीनी यात्री फायान आए, और याद रखें कि फायान आए थे विनय पिटक ढूंढने। फायान क्यों आए थे, विनय पिटक की खोज में, विनय पिटक की खोज करने आए थे। और कमाल की बात बता दें, जब ये भारत आए तो उन्हें विनय पिटक मिल भी गया, लेकिन वो संस्कृत भाषा में था और इनकी उम्र थी 66 वर्ष। सोचो, 66 वर्ष की आयु में इन्होंने पहले 3 साल संस्कृत को सीखा, उसके बाद विनय पिटक को पढ़ा। और एक हमें कहता है अरे मैम अब तो एज हो गई, अब नहीं पढ़ा जाता, है ना। तो पहले चीनी यात्री आए थे भारत में जिनका नाम फायान था, जो विनय पिटक की खोज में आए थे। इनकी भी बड़ी अच्छी कहानी है, पर हमारे पास समय थोड़ा कम रहता है, इसलिए यहां देखे जरा, बेताल भट्ट, छपड़क, कालिदास, धन्वंतरी जो डॉक्टर थे, वर रुचि, घटकर पर, वरहा मेहर, अमर सिंह और शंकु, 9 इनके यहाँ पर दरबारी रहते थे जो अलग अलग कला में माहिर थे। कोई आर्किटेक्ट था, कोई लेखक था, कोई जादूगर वाले काम भी किया करता था।
ठीक है, जैसे बेताल भट्ट जादूगर थे, इन्होंने मंत्र शास्त्र नाम की किताब भी लिखी थी। तो नवरत्न इनके दरबार में रहते थे। क्या हमें सबका नाम याद करना है? नहीं, हम स्टार लगा देते हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो हमें 4 व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए जो इनके दरबार में थे, बस। और ये 4 नाम बड़े कॉमन से आप याद कर लोगे। आगे जाकर के इनके पुत्र आते हैं कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त का जो सबसे फेमस काम रहता है वो होता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या कर दिया था, स्थापना करवा दी थी कुमार गुप्त प्रथम ने। नालंदा भी 3 मंजिल इमारत है, पहली कुमार गुप्त ने, दूसरी हर्षवर्धन ने, और तीसरी जो है वह देवपाल ने बनवाई थी जो बंगाल के राजा थे। पहली 5वीं शताब्दी में, दूसरी 7वीं में, तीसरी 9वीं शताब्दी में जाकर के बनी थी। यानी कि नालंदा को भी बनने में इतनी शताब्दी लग गई थी, ऐसा नहीं कि 1 वर्ष में कंप्लीट हो गया था। तो कुमार गुप्त का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो यही याद रखना है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। उसके बाद फिर याद रख सकते हैं कि इन्होंने मयूर शैली की मुद्राएं चलवाई थी, इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। इन्होंने मयूर शैली चलवाई, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इनके बाद इनके पुत्र आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने शुक्रादित्य की उपाधि धारण की, हूणों को इसने पराजित किया और अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था कि भारत के बारे में चीन में भी लोगों को पता चले। तो चीन के राजा थे सोंग, उनके यहाँ भेजा था, लिखा भी होगा। स्कंदगुप्त ने शुक्रादित्य की उपाधि ली, हूणों को पराजित किया, चीन के सम्राट संग के दरबार में अपना राजदूत भेजा। इनकी जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। और इस वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त होते हैं। इसमें हमें याद कौन कौन से रखने हैं, जो मैं रखने याद हैं, पॉइंट बता देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के 1-2 पॉइंट याद रखने, जैसे कि गुप्त संवत चलवाया, महाराजा धीराज और स्वतंत्र थे। समुद्रगुप्त के बारे में सबसे ज्यादा याद रखना है कि भाई साहब अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, भारत का नेपोलियन कहलाते हैं ये। इनके दरबार में हरिशैन रहते थे, इनके सेनापति वीरसेन थे। इनकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, इतना इनफ है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन बना ली थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका जिक्र मेहरौली स्तंभ में मिलता है। इन्होंने शकों को पराजित किया, रजत मुद्राएं चलाई और इनके दरबार में नवरत्न रहते थे और एक चीनी यात्री फायन आए थे। इसके बाद इनके पुत्र कुमार गुप्त आते हैं। कुमार गुप्त ने नालंदा बनवाया, इतना काफी है। इसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त ने चीनी यात्री भेजा था सोंग के दरबार में, इन्होंने हूणों को हराया। और जो सुदर्शन झील है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनाई गई थी, वो डैमेज हो गई थी, इनके टाइम पर फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराई गई। तो जो जरूरी पॉइंट है मैंने उसी पे चर्चा की है। कहानी तो बहुत बड़ी है। इस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि लगभग 250 वर्षों तक, मैंने कहा ना, कला, आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, आपका कल्चर हो गया, इस पर बड़ा काम किया इन लोगों ने, इसलिए इस काल को एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गुप्त वंशा कुषाण से निकल के आए थे, तो कुषाण में कनिष्क नाम का शासक है, उसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। गुप्ता डायनेस्टी जैसे ही खत्म हो रही है, यानी कि हम 500 AD में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं और इधर से जो पर्शियन लोग हैं अब वो भारत की ओर अटैक करना शुरू करेंगे। अब एकदम नहीं, इन्हें अटैक करने में भी 200 वर्ष लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हिंद यवन शासक चल रहे हैं, फिर जो उत्तर गुप्त रहे हैं वो अटैक करना शुरू करेंगे। इसके बाद में एंट्री होगी मोहम्मद बिन कासिम की, यानी कि बीच में बहुत छोटे छोटे से कुछ राज्य हैं जिनके विषय में हमें नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे अरबों का भारत पर आक्रमण, यानी कि कासिम, गजनवी, गौरी, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, फिर क्या कहते हैं यूरोपीय कंपनी, फिर बंगाल विजय, 1857 की क्रांति, कांग्रेस, गांधी जी, और उसके बाद हम जानेंगे समाज सुधार के बारे में। ये आपके कुछ बड़े बड़े टॉपिक है, बीच में छुटपुट आएंगे, उन्हें भी देखेंगे। गुप्त वंश का एक बार आप रिवीजन करना, इसमें 2 राजाओं पर ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। बहुत सारी चीजें मैंने कट इसलिए कर रखी हैं क्योंकि होता है ना कि हर एक चीज का सिलेबस और पैटर्न होता है। आप CGL में होते तो अलग पैटर्न होता, आप अगर GD में होते तो अलग होता, आप JEE में है तो आपके लिए पैटर्न थोड़ा सा अलग है। फिर भी कोई भी डाउट हो आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।